हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ केयर चैनल मेडी सर्कल। क्या आप जानते हैं एस्थमा बच्चों में पाई जाने वाली सबसे पुरानी आम बीमारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोविड का एस्थमा के पेशेंट्स पे काफ़ी कम प्रकोप देखा गया है। साथ ही साथ बड़ों की तुलना में बच्चों में एस्थमा के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। बड़ों में जहां इसका प्रतिशत करीब 7.7 यानी 7.7% है, बच्चों में इसके केसेस 9.4% है। पुरुषों और महिलाओं की अगर बात की जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एस्थमा के केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। पुरुषों में जहां इसका प्रतिशत करीब 7% है, महिलाओं में एस्थमा के केसेस करीब 9.2 यानी 9.2% है। 3 मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एस्थमा से करीब 262 मिलियन लोग यानी 262 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है, अफेक्ट किया है। एयर क्वालिटी हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। एस्थमा पेशेंट्स के लिए एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एयर क्वालिटी के खराब होने की वजह से एस्थमा पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एयर क्वालिटी के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि पोल्यूशन और अर्बनाइजेशन। इसलिए यह जानना और भी ज़रूरी है कि डॉक्टर इस बारे में क्या राय रखते हैं। मेडी सर्कल आपके पास लेकर आता है सीधे राइट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो आइए डॉक्टर से ही जानते हैं कि वो क्या टिप्स है जिसे अपनाकर हम एस्थमा के अटैक से बच सकते हैं और एस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। Asthma is an inflammation and obstruction of the bronchial tubes, passage that allows air to enter and leave the lungs. During an asthma attack, muscles surrounding to bronchial tubes constricts, narrowing the air passage, making it difficult to breathe. The duration of the attack may vary depending upon the cause. At MediCircle, on the occasion of World Asthma Day, we are speaking to eminent pulmonologists, respiratory therapists, pediatricians to build awareness regarding respiratory related diseases and their available treatments. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we are going to speak to Dr. Anil Singhal. Dr. Anil Kumar Singhal is a renowned pulmonologist, tuberculosis and chest disease specialist, and a family physician in Mumbai. He has 26 years of experience in medical field. He has completed his MD in TB and chest from Lokmanya Tilak Municipal Medical College in Mumbai. He currently is a chief medical officer at BEST in Mumbai and a consulting physician to State Bank of India. He runs his own clinic with the name Moneypen Health Clinic in Mumbai. He has worked on TB, HIV, tobacco, and COVID, and has been acknowledged at various national and international platforms. Please welcome Dr. Anil to MediCircle. Hello, Dr. Anil. How are you? Thank you very much. First of all, thank you very much for my good introduction on my field. Thank you very much. It is a pleasure, sir. So, Dr. Anil, what is an asthma attack? Before going into the asthma attack, हमने थोड़ा अस्थमा के बारे में समझ लेना चाहिए, उसके कितने वेरिएंट्स है उसके बारे में समझ लेना चाहिए। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया व्हाट इज अस्थमा, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम उसको एक्सप्लेन करें, जैसे हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई ड्रिंक हम स्ट्रो से हम जब ड्रिंक करते हैं, तब जब अगर स्ट्रो को हमने बाहर से दबा दिया तो हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है उसको ड्रिंक करने के लिए। राइट। तो वैसे ही जब अस्थमा में ये दिक्कत होती है, हम जो सांस लेते हैं, हमारा फेफड़े का काम है सांस लेना और हवा से ऑक्सीजन को फिल्टर करके हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है उसको फेफड़े तक लाके उसको बाहर फेंकना। तो उसके लिए एक इनफ एयर हमारे जब हम सांस लेते हैं तब एयर अपने फेफड़े में जाना बहुत जरूरी हो जाता है, और तभी वो जो गैस एक्सचेंज का काम ठीक से होता है जो हमारी बॉडी को उसकी जरूरत रहती है। बट इन अस्थमा में जो हमारे जो एयर ट्यूब्स है, जिसको हम सांस नलिका, वो कुछ कारण के वजह से छोटी हो जाती है,
और उसके कारण उसमें इन्फ्लेमेशन तैयार होती है, सूजन हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, और उसमें जो कफ या सिक्रीशन तैयार होता है, उसके वजह से एयर ट्यूब जो है या जो सांस निकल छोटी हो जाती है। इससे जो हवा जो अंदर आनी चाहिए फेफड़े में, वो पूरी मात्रा में हवा आती नहीं है। इसलिए हमें जो पेशेंट को या मरीजों को छाती में टाइटनेस फील होता है, और उसके बाद वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, और ही फील लिटिल बिट सफोकेटेड, एंड ये सब दिक्कतें उनको पेशेंट फील इट, तो उसको लगता है कि दम लगने लगता है, सो ही हैज टू हंगर फॉर एयर, जैसे क्योंकि हवा ठीक से अंदर जाती नहीं है। तो दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ अस्थमा। उसमें जैसे खांसी आती है, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसा लगता है, हेवीनेस लगता है अपने को, डिफिकल्ट। तो ये सब अस्थमा के नॉर्मल सिम्टम्स है। तो जो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे एक वेरिएंट का हम बोले यूनाइटेड एयरवे डिसीज, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को, मरीज को सर्दी होती है, उसको समझता है नहीं कि वो सर्दी किधर कन्वर्ट हो गई है अस्थमा में, जो साइनस बोलते हैं हम लोग। देन दूसरा जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स। अभी देयर आर मेनी एलर्जिक जो हवा में घूमते रहते हैं, इसकी वजह से भी डस्ट से होती है, पोलन से होती है, घर में किसी के पेट्स है उससे होती है, कॉकरोच से भी हो सकती है, या अगर घर खाना बना रही है तो कुछ तो गरम मसाला वगैरह उससे भी हो सकता है। बहुत बार हमने शादी जब पूजा वगैरह करते हैं घर में, तो धूप वगैरह फ्यूम से भी हो जाती है। यस, देन बहुत बार अभी आपने देखा रहेगा कि जो कबूतर खाना जो रहता है, जैसे दादर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और बहुत लोगों को ये सर्दी खांसी अस्थमा का दिक्कत है, कि कबूतर से भी होता है। देन बहुत लोगों को ऑक्यूपेशन रिलेटेड अस्थमा रहता है कि बाबा इतने साल तक उसने ये फील्ड में काम किया है, जैसे मैकेनिक या गैरेज मैकेनिक, वो डीजल के फ्यूल की वजह से भी वो उनको अस्थमा हो सकता है। देन वेरी मेनी पेशेंट को ड्राई एनवायरनमेंट में जाते, जैसे एक्सरसाइज किया तब अस्थमा बढ़ जाता है, या किसी और को कि वेट एनवायरनमेंट में आए, जैसे कि हम बहुत सारे मेरे पेशेंट है वो राजस्थान जाते हैं या ड्राई बॉम्बे में शिफ्ट होते ही, विरार क्रॉस होते ही उनको अस्थमा का दिक्कत आना शुरू हो जाता है। देन ऐसे बहुत सारे इसके वेरिएंट्स है। देन बहुत हो सकता है, या देन समथिंग या सीजनल भी हो सकता है ये। देन बहुत जो कॉमन है, जो कॉमन है लेकिन बहुत लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि एसिडिटी की वजह से, जैसे खाना ऊपर आता है, रिगर्जिटेशन बोलते हैं उसको, उसके कारण भी ये अस्थमा होता है। जब ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, दिस आर द बेसिकली ट्रिगरिंग फैक्टर, उसको हम वेरिएंट के, जब एक ट्रिगरिंग फैक्टर एक अस्थमा का मरीज उसको फेस करता है, तभी इसको सडनली एक जोर से खांसी आना शुरू हो जाता है, सो ही फील टाइटनेस ऑफ द इन द चेस्ट, शॉर्टनेस, उसको ब्रीथ करना डिफिकल्ट होता है, एंड उसके जब सांस लेता है तो उसको विजिंग आता है। सो ये नॉर्मली जैसे हार्ट अटैक आता है, जैसे वो ब्लड फ्लो टू द हार्ट में जो बंद हो जाता है या छोटा हो जाता है, तभी इसको उस जगह का हार्ट की एरिया काम नहीं करता है। उसी तरह से जब अस्थमा का अटैक आता है तो पूरी अपनी एयरवेज जो होती है, सांस नलिका ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण जो हवा जानी चाहिए अपने फेफड़े में वो जाती नहीं है, पेशेंट को, मरीज को दम लगता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है, टाइटनेस हो जाता है। अगर उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो दिस इज अस्थमा अटैक। तो ट्रिगरिंग फैक्टर से एक्सपोज होने के बाद ये असर होती है। राइट, तो ये ट्रिगर कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम और ड्यूरेशन नहीं है। नहीं, नोबडी कैन इंटरप्रेट कि कभी हो सकता है। अभी अस्थमा का एक और पेक्युलिटी ऐसा है कि ड्यूरिंग द 2 अटैक्स मरीज एकदम नॉर्मल रहता है, ये नो प्रॉब्लम एट ऑल। सडनली व्हेन ही एक्सपोज टू द ट्रिगरिंग फैक्टर, उसका ये अटैक आ जाता है, और इट मे बी सीवियर और लीथल आल्सो। राइट, सो डॉक्टर ये अस्थमा के लिए क्या टेस्ट होते हैं, या इसे कैसे पता कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिटेक्ट इट? या तो जो हिस्ट्री टेकिंग, मतलब जब हम मरीज से बात करते हैं तो ये हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी होता है कि व्हाट यू आर टॉकिंग। तो उसके फैमिली में समटाइम इट रन्स इन द फैमिली। अच्छा, इसको फैमिली, इसके माँ बाप को या भाई बहन को कुछ, जरूर नहीं कि अस्थमा ही होना चाहिए, समटाइम फैमिली हिस्ट्री सिर्फ एलर्जी का रहता है, कुछ स्किन एलर्जी है
या कुछ एटॉपिक, हम उसको एटॉपिक हिस्ट्री बोलते हैं, कुछ एलर्जी होता है, कुछ हिस्ट्री ये फैमिली में रन होती है, तो दे आर मोर प्रोन टू गेट ब्रोंकियल अस्थमा इन देयर लाइफ। देन किसी को ऐसा रहता है कि हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड सर्दी का अटैक आता है, सर्दी होते रहती है, तो ये हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। देन उसकी कहाँ रहते हैं, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने बताया कि कबूतर खाने के आजू बाजू में रहते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के आजू बाजू में रहते हैं, या कोई मिल के आजू बाजू में रहते हैं, तो ये भी। देन ऑक्यूपेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन फैमिली, उसकी बचपन की हिस्ट्री क्या थी। जब फैमिली से हम बात करते हैं तो इनवेरिएबली द मदर और फादर हमें बताते हैं कि बचपन में उसको बहुत फ्रिक्वेंटली सर्दी खांसी होता था, और वो सर्दी खांसी होने को बहुत, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू गो दिस सर्दी खांसी, टू हील इट, बहुत टाइम लगता था। तो ये एक हिस्ट्री टेकिंग बहुत जरूरी है। देन दूसरा जो टेस्ट जो हम बोलते हैं, जैसे अटैक को हम ईसीजी से के मार्फत से हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो अस्थमा का हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम बोलते हैं, उसके माध्यम से उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसको ऑब्स्ट्रक्शन तो जो दैट इज वाइटलोग्राफ बोलते हैं, उससे मालूम पड़ता है। देन वी कैन डू द एलर्जिक टेस्टिंग। देयर आर मेनी एलर्जी टेस्टिंग होता है, जो ब्लड में से भी होती है, स्किन टेस्ट से भी होती है। ब्लड टेस्ट में एलर्जिक रिस्पॉन्स रहेगा तो उसका आईजीई लेवल कुछ ज्यादा दिखाई देता है। देन समटाइम अगर उसको साइनस का प्रॉब्लम है, तो अगर एक्सरे उसका साइनस का निकला तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी आता है। तो ये हो गई डायग्नोसिस की बात। देन अस्थमा पेशेंट जो ऑलरेडी डायग्नोस है, तो उसको अटैक आने से पहले ही देयर आर सम टूल्स वी कैन कीप इट एट होम। जैसे उसको बोलते हैं पिक फ्लोमीटर। तो पिक फ्लोमीटर अगर उसने उसको घर पे रखा, इट इज लाइक वेरी स्मॉल मशीन। जैसे डायबिटिक के लोग ग्लूकोमीटर रखते हैं डायबिटीज चेक करने का, घर पे छोटा सा मशीन है, उसमें खाली आपको 3 बार फूंक मारनी है, तो उससे मालूम पड़ता है कि आपका पिक फ्लोमीटर कितना है। अगर पिक फ्लोमीटर कल से कम है तो ही में हैव टू टेक एक्स्ट्रा डोज ऑफ दिस ट्रीटमेंट, तो उससे अटैक जो है हम बचा सकते हैं। तो दैट इज अ सिंपल टूल्स है विच वी कैन कीप इट होम। जैसे हम अस्थमा के अटैक को बहुत पहले ही एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट देंगे तो उसको सीवियर अटैक आना रुक सकता है। तो दिस इज आर सम टेस्ट व्हिच इज व्यूअर शुड नो दैट, ये सिंपल बेसिक टेस्ट है, व्यूअर को मालूम होनी चाहिए वो टेस्ट होंगे और डॉक्टर से बात होगी तभी उन्हें पता चलेगा कि घर पे क्या चीजें रखनी है रेडी, सो दैट हम आगे होने से उन्हें रोक सकें। राइट। और डॉक्टर अनिल, इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती है? जैसे पता चलने के बाद अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है या कम से कम भी हो, पर ट्रीटमेंट सही वक्त पे होना बहुत जरूरी है। अगर पता चल जाए तो क्या ट्रीटमेंट आप बताएंगे? Yeah, very important. See, क्या होता है कि there are many treatments available in the market. The ideal, जैसे अभी मैंने बताया कि is a disease of air tubes, right, जो हमारी सांस नलिका की बीमारी है। तो उसको ट्रीटमेंट भी वो सांस नलिका पे जो डायरेक्ट एक्ट करने वाली दवाई से हो सकती है, अच्छी हो सकती है, उसको हम इनहेलर्स बोलते हैं। करेक्ट। इनहेलर बहुत कम मात्रा में जल्दी और असरदार एकदम ब्यूटीफुली पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है। और इनहेलर इमरजेंसी में भी काम आता है और उसका प्रिवेंटिव में भी काम आता है। लॉन्ग रन में भी इनहेलर बहुत अच्छी तरह से काम आता है। द मेन आइडिया बिहाइंड द यूज ऑफ इनहेलर ये है कि वो डायरेक्ट जो ऑर्गन में या जो भाग में एक्सर हुआ है, जैसे भी अगर हमको पहला मार लगता है या हाथों में पैरों में, तो हम पहला मलम लगाएंगे रादर टेकिंग मेडिसिन टैबलेट। तो जब हमारी एयर ट्यूब में सूजन है तो इट बेटर टू टेक द मेडिसिन व्हिच एक्ट डायरेक्टली ऑन द एयर ट्यूब। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि मेडिसिन या सिरप या ऐसी चीजें जो डायरेक्टली उस जगह को टारगेट नहीं कर पाती है, उसकी जगह इनहेलर जो ब्रीदिंग एयर के थ्रू हो, जो सीधा लंग्स में जा सके। मुझे सिंपल मैंने बताया ना कि अगर कुछ मार लगता है तो हमारे सूजन पे पहला ऑइंटमेंट लगाते हैं डायरेक्ट डायरेक्शन। हमारे तो अस्थमा में भी हमारे एयर ट्यूब में सूजन है, तो उसको डायरेक्ट कोई दवा देंगे जो उसको सूजन को इमीडिएटली रिलीफ करे। तो और वो उसकी और बहुत महत्व की बात है कि जो इनहेलर जो मेडिसिन है बहुत कम मात्रा में यूज होती है और बहुत फास्ट असर करती है। अच्छा। डायरेक्ट कम मात्रा और फास्ट असर करती है। तो कम मात्रा में जब यूज करोगे तो दवाई के रिलेटेड साइड इफेक्ट भी हमें बहुत कम होता है। अच्छा। तो ये लोगों को
लोगों को ऐसी बात है कि एक जो मिथ्स लोगों में है कि हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, तो जैसे भी मैंने चश्मा पहना। मैं यही बात पे मेरा अगला सवाल था कि हाउ रिलायबल आर इनहेलर्स फॉर ट्रीटिंग दीज अटैक्स। मतलब लोगों को कंफ्यूजन और बहुत सारे ऐसे सोच आ जाती है कि अगर इनहेलर्स लेना शुरू कर दिया तो आदत रह जाएगी। बच्चों को अगर इनहेलर्स दिया तो वो फिर बड़े होने तक यूज करेंगे, और ठीक होने के बावजूद उन्हें आदत हो जाती है, उन्हें एक वहम हो जाता है कि लेना बहुत Yes. जरूरी है, इससे नहीं चलेगा इसके बिना। जैसे अभी अभी जैसे जैसे मेरे को अभी एक उम्र के बाद मुझे ग्लासेस आ गए, जी, आई एम नॉट, विदाउट ग्लासेस आई कैन नॉट डू माय वर्क, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द योर एज राइट, एडवांसिंग। राइट, सिमिलरली जैसे डायबिटीज होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, जी, हार्ट अटैक आता है, या फॉर एनी अदर इलनेस, जैसे उसको ये बीमारी है, क्रॉनिक है, अस्थमा से क्रॉनिक डिसीज, वो हमारे साथ रहने वाला है। तो राइट, जैसे ये बीमारी भी हमारे साथ रहती है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म में दवा लेनी पड़ती है। तो अस्थमा भी हमारे साथ रहने वाला है। अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है कि 100% क्योर ऑफ अस्थमा। तो हमें तो जो द मोरल ऑफ द स्टोरी बोलने में जो मोरल ये था कि जो दवाई कम मात्रा में फास्ट और सीधे असर करे वो ज्यादा सेफ है, rather than taking the oral medication. राइट, 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 So I prefer to use inhaler instead of oral medication. तो ये बेटर रहेगा अगर आप इनहेलर फॉर्म ऑफ मेडिकेशन यूज करोगे तो। देयर आर अदर मेडिसिन जो ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है, और ओरल फॉर्म में पहले वो हमारे स्टमक में जाएगी, फ्रॉम दैट इट विल गो टू द लीवर, देन उधर उसका एक्टिव मॉलिक्यूल तैयार होगा, देन इट विल गो टू द लंग्स में जाएगी। तो प्रोसेस लंबा है, और ऊपर लंबा से सब बॉडी में सब जगह लग के जहाँ जहाँ जाएगी जहाँ उधर जरूरत नहीं है वहां भी उनका यहाँ असर पे भी होगा। जाएगी। देन इट विल यूरिन के मार्फत, किडनी के मार्फत तो बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत बार वो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग दिस मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन। और आप सजेस्ट करते हैं कि इनहेलर रेगुलर इस्तेमाल में लेना बहुत सही है। यस यस, और उसके बाद भी अपने डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। यस वी कैन, वो अगर कंट्रोल में है तो वी कैन स्टॉप इनहेलर, बट यू हैव टू कैरी विथ यू, आपके पॉकेट में या आपके बैग में वो होना जरूरी है कि कहाँ पे भी कभी भी इमरजेंसी आए तो वी कैन टेक एज अ रिलीवर मेडिसिन। Correct. So that inhaler can be used as a reliever, emergency or a reliever medicine also. Right. So inhaler have a very good role and for the treatment of asthma. Thank you so much, Dr. Anil, for coming to our show. और आपके आने से काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को आज मिली होगी, और काफी सारे मिथ्स और जो गलत सोच है अस्थमा को लेकर वो भी सारे क्लियर हो गए होंगे। Thank you so much for coming to our show, and it was a pleasure having you here. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you.